हाय व्यूवर्स, होप एवरीवन इज सेफ एंड फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है mRNA वैक्सीन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे mRNA वैक्सीन्स के बारे में, तो mRNA वैक्सीन्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का mRNA होता है जिसमें एक mRNA होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन के कोड्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि mRNA में कोडोन्स होंगे, कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है और अमीनो एसिड फिर प्रोटीन की चेन बनाती है। तो ये बेसिक बायोलॉजी है। अगर आपको ये इसका बेसिक बायोलॉजी जानना हो तो आप उसका एक बार वीडियो देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल पे भी उसका वीडियो आएंगे अभी। तो फिर ये एक mRNA होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन का कोड होता है। तो इस बेसिक एक mRNA है। बस mRNA वैक्सीन्स में हम लोग ये करते हैं कि उस पर्टिकुलर एंटीजन के कोड को एज mRNA फॉर्म में होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो होस्ट सेल होगा वो खुद प्रोटीन बनाए और इम्यून सेल्स को रिप्रेजेंट करे। वो कैसा करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि mRNA वैक्सीन्स को सेल में एंट्री करने के लिए किसी किसी मतलब सेल में इंटर कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि mRNA पता चल गया, उसके बाद mRNA को एक व्हीकल में इनकैप्सुलेट करके और उसको हम लोग बॉडी में इंसर्ट करते हैं। हम लोग जनरली इसको नेकेड नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे RNAs होते हैं और ये हाईली डिग्रेडेबल होता है। इसलिए हम लोग इसको किसी पर्टिकुलर व्हीकल में यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे व्हीकल के ऊपर। तो जनरली ये लिपो नैनो लिपिड्स की लेयर होती है। तो बात करते हैं वैक्सीन की, तो ये दो टाइप की होती हैं। पहला कन्वेंशनल mRNA वैक्सीन, दूसरा सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन। अब बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन है इसमें आपको मिलेगा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इसका क्या काम है कि ये कोई भी RNA को रेप्लिकेट करता है, या फिर आप ऐसे कहें कि वो एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये आपको इसमें मिल जाएगा सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन में। तो इसमें इसका जो प्लाज्मिड होगा या फिर जो कंस्ट्रक्ट होगा प्लाज्मिड में, इसमें दो चीज़ होगा। एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा अपना कंस्ट्रक्ट जो हमारा एंटीजन को कोड करता है, ठीक है। और दूसरा जो होगा आपको यहाँ पे उसके साथ दूसरा जो कोड होगा या फिर आपके दूसरा जो जीन होगा वो होगा mRNA पॉलीमरेज के लिए, जो कि mRNA पॉलीमरेज को कोड करेगा। तो mRNA पॉलीमरेज कोड होने के बाद फिर ये खुद RNA को एम्पलीफाई करता चला जाएगा, ठीक। ये हो गया सेल्फ एम्पलीफाइंग RNA। वही कन्वेंशनल mRNA बेस्ड वैक्सीन में क्या होगा, ये RNA पॉलीमरेज नहीं होगा, ठीक है। mRNA पॉलीमरेज नहीं होगा तो आप इसमें जितना भी होस्ट सेल में जाएगा RNA, उतना ही RNA रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मान लीजिए किसी होस्ट सेल में 2 mRNA की कॉपी गई, तो उस होस्ट सेल में 2 mRNA की ही कॉपी रहेगी। पर अगर आपने सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA डाला है किसी सेल में, तो फॉर एग्जाम्पल उस सेल में अगर 2 कॉपी गई हैं तो एम्पलीफाई होके उसको 2, 4, 10 बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दो टाइप के। अब आगे चलते हैं, इसका बेनिफिट्स के बारे में यहाँ थोड़ा मैंने लिखा, आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इसका मेरा इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि हम आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताएं। तो पहला कि आपको एडजुवेंट एज ए एडजुवेंट वर्क करता है। तो आप पूछेंगे एडजुवेंट क्या होता है। एडजुवेंट को वो प्रॉपर्टी होती है कि इम्यून सेल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। तो कोई भी जैसे छोटा पार्टिकल्स होता है या फिर बहुत ज़्यादा छोटे एंटीजन होते हैं, तो इम्यूनोजेनिसिटी उनके अंदर बहुत कम होती है। तो एडजुवेंट को हम लोग ऐड करते हैं उसमें इम्यूनोजेनिसिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उसको इम्यूनोजेनिक बनाने के लिए। साधारण भाषा में बोले तो जो अपने इम्यून सेल्स होते हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनका रिएक्शन शुरू करने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका प्रॉफिट ये है कि ये बहुत इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, इस पर भी लेक्चर आएंगे, पर अभी शॉर्ट में ये बोल देता है कि इनेट इम्यूनिटी होती है जो आपको बचपन से रहती है और एक स्पेसिफिक नहीं है, इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। वही अडेप्टिव इम्यूनिटी आपके एज के साथ ग्रो होती है और ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एंटीजन या एंटीजन के लिए होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज अडेप्टिव में आता है और इनेट जो होता है वो इसमें वाइट ब्लड सेल्स मैक्रोफेजेस वो इनेट में आते हैं। पर इनेट का एक्टिवेशन भी जरूरी होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। अगर सही से इनेट सेल्स या इनेट इम्यूनिटी बनती है, तभी उतना अच्छा अडेप्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आता है। तो ये इसका एक प्रॉफिट है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि ये mRNA वैक्सीन काम कैसे। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि
जो mRNA वैक्सीन होता है जब उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसे प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करता है और कैसे हमारी इम्यून सेल्स उस एंटीजन या प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो जैसे मैं लास्ट स्लाइड में बोल रहे थे कि दो डिफरेंट टाइप्स के mRNA वैक्सीन होते हैं। पहला नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA बेस्ड वैक्सीन, दूसरा सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA बेस्ड वैक्सीन। तो दोनों में डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का होता है। तो यहाँ पे आप जो ये ऑरेंज कलर का बॉक्स देखेंगे इसमें हमारा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का जीन प्रेजेंट है, जबकि ये हमारे नॉन रेप्लिकेटिंग में एब्सेंट है। तो जैसे आपको पता होगा कि जीन बेसिकली ये सेट ऑफ कोडोन्स होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो अदर देन दिस इसमें हमारे पास है 5 डैश गैप और 3 डैश अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जो 5 डैश और 3 डैश दोनों एंड पे है, 3 डैश पॉलीएटेल। तो ये भी एक mRNA का ऑप्टिमाइजेशन है ताकि ये और ह्यूमन mRNA को या यूकेरियोटिक सेल्स के mRNA को क्लोजली मैच करे, तभी हमारे जो प्रोटीन एक्सप्रेशन मशीनरी है और ट्रांसलेशन मशीनरी है वो इसको आइडेंटिफाई कर पाएगी और प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं हर एक बात को कह रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना वास्ट है, सब हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पर और सीरीज भी लेके आएंगे। ओके, तो अब देखते हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि एक व्हीकल होती है, तो ये हमारी ये व्हीकल है जिसको LNP कह सकते हैं, और उसके अंदर ये हमारा mRNA है। ठीक है, ये mRNA है, इसमें अपना ये इधर नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA है, सिंप्लीफाइंग mRNA है। तब ये सेल के अंदर जाता कैसे, जैसे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग ये सेल के अंदर जाता कैसे है। तो क्या होता है कि जनरली जो मैकेनिज्म एक्सेप्टेड है वो होता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा। तो फिर जब हम लोग इसको जनरली IM दैट इज इंट्रामस्कुलर और ID इंट्राडर्मल देते हैं नोट के पास, तो जो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है उसके आसपास जो सेल्स होती हैं वो इसको टेकअप करती हैं एज ए एंडोसाइटोसिस। तो इसलिए वैक्यूल को यूज़ किया जाता है कि जो सेल्स का टेकअप हो वो बढ़ जाए। तो एक स्टडी के मुकाबले अगर नेकेड हम लोग RNA यूज़ करते हैं और ये इसमें किसी वैक्यूल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए तो जो वैक्यूल में होगा वो वैक्यूल में होगा उसका एंडोसाइटोसिस ज़्यादा होता है। उसके अलग फैक्टर्स है जैसे कि हमारे मेम्ब्रेन का चार्ज, ठीक है, और इसका चार्ज। तो इस पर बाहर जैसे आप देख रहे हैं कि ये हेड है, ये क्या कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सेल पे इसका नेगेटिव चार्ज, वो कई सारे रीजंस होते हैं। तो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे अलग सेपरेट वीडियो लाने के लिए व्हीकल्स पे। तो फिर इंडोसाइटोसिस होने के बाद क्या होता है कि अब mRNA को साइटोप्लाज्म में आना होगा एक्सप्रेशन के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि mRNA का एक्सप्रेशन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारा वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, यूकेरियोटिक्स में, और प्रोकार्योटिक में वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद एक थ्योरी ये है कि यहाँ पे एंडोसोम्स का पीएच चेंज होता है, इस वजह से हमारे वैक्यूल लीकी होती है और mRNA जो होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक, तो पर एक स्टडी के मुताबिक ओनली 5% mRNA ऐसे होते हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। बाकी भी और कुछ प्रोसेस है जो कि अननोन है या फिर अभी उनको हाइपोथेसिस में उनको कंफर्म करना है। तो होप क्या पता कल हम ही लोग में से किसी कोई एक इस हाइपोथेसिस को प्रूव करे। ठीक है, तो अब ये साइटोसोल में आ गया, वैक्यूल चली गई। ठीक, अब ये इसका प्रोटीन एक्सप्रेशन होना चाहिए या होगा ताकि ये अपना एंटीजन जो भी है वो एक्सप्रेस कर सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA है इसमें एक पहले ये रेप्लिकेज इसका जो होगा वो ट्रांसलेशन होगा उसका, और ये ट्रांसलेट होके हमारा रेप्लिकेज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जिसको रेप्लिकेज कह रहे हैं वो बनेगा। इसका काम क्या है, ये इसका काम है mRNA को एम्पलीफाई करना। तो इसने mRNA को एम्पलीफाई कर दिया, जबकि ये स्टेप इसमें नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA बेस्ड वैक्सीन में नहीं है। तो हम लोग अगर स्मॉल डोज भी सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन लेते हैं तो उसके कंपेयर हमें ज़्यादा एंटीजन मिलेंगे एज कम्पेयर टू हमारा नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA बेस्ड वैक्सीन। तो अब सेल भी अंदर mRNA वैक्सीन भी अंदर आ गया, अपने व्हीकल भी निकल गया और mRNA जो है साइटोप्लाज्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप चल रहा है यहाँ पे प्रोटीन एक्सप्रेशन। तो प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए भी इतना आसान नहीं है दोस्तों, कई सारे चेक्स होते हैं, कई सारे
मशीनरी होती है जो आके आइडेंटिफाई करेगा ट्रांसलेट रीजन को, कैप को, स्टार्ट कोडोन को, स्टॉप कोडोन को, तो वो फिर उस हिसाब से चालू होगा। इसलिए मैं कह रहा था एमआरएनए भी ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर सब कुछ चलिए सही ऑप्टिमाइज्ड है तो फिर अब यहाँ पे एक्सप्रेशन चालू होगा। अब एक्सप्रेस तो हो गया, अब प्रोटीन बन गई। अब इस एंटीजन को हम लोग कैसे, या सेल कैसे प्रोसेस करेगी कि हमारे इम्यून सेल्स को प्रेजेंट करने लायक हो। ठीक है, या फिर इम्यून सेल्स को ऑर्गेनाइज करे। अभी तो ये सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर एक सेल के दूसरे सेल तो नहीं आ सकती, तो इसको या तो सिक्रीट करेगा या फिर अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करेगा। तो हर एक प्रोटीन के साथ एक टैग जुड़ा होता है जो उसको बताता है कि वो कहाँ जाना है। अगर वो माइक्रोकोंडिया का टैग है उस पर तो माइक्रोकोंडिया में जाएगा, गोल्गी अपरेटस का है तो गोल्गी अपरेटस में जाएगा। इसी तरीके से अगर वो जिस भी ऑर्गेनेल्स का टैग है वहाँ तक जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फॉरेन प्रोटीन है, इसको कहीं नहीं जाना है, इसको बाहर जाना है। तो इस पर यह टैग मिसिंग होगा या फिर इसको ऐसा टैग इस पर इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वो सिक्रीटेड प्रोटीन सिक्रीट हो जाए प्रोटीन। सो अगर इस पर कोई टैग नहीं है तो चैपरॉन्स आएंगे या फिर इसको मिस फोल्डिंग या इसको वो सेल्स पहचान नहीं पाएगा और इसको वो एज ए फॉरेन प्रोटीन ट्रीट करेगा। तो सेल के अंदर भी बहुत दुनिया कॉम्प्लेक्स है, एक अपना ही वर्ड है, अगर आप समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो उस टॉपिक पे भी हम लोग सॉरी अपने टॉपिक पे वापस आते हुए, तब यहाँ पे प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया था। अब इसको इम्यून सेल्स को प्रेजेंट करने के 3-4 मैकेनिज्म्स है, तो हम यहाँ पे मेनली 3 की ही बात करेंगे। पहला कि ये सेल्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाती हैं और इसको जैसे होता है ये एज ए मिसफोल्डेड प्रोटीन ट्रीट होता है और ये सेल के लिए टॉक्सिक होता है, तो सेल मर जाएगा। सेल मरने के बाद ये सेल डेथ हो जाएगी तो इसका जो एक्सप्रेस प्रोटीन है वो बाहर लीक आउट हो जाएंगे इसको सराउंडिंग्स में। तो जो इम्यून सेल्स है, चाहे नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स, वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोसेस करने के बाद अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेंगे टी सेल्स को, फिर टी सेल्स एक्टिवेट करेगा बी सेल्स को और एंटीबॉडी बनेगा। एक प्रोसेस ये हो सकता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल्स को बाहर सिक्रीट कर दे और जो है वो सेम प्रोसेस होगा। फिर ये इम्यून सेल्स प्रोसेस करके टी सेल्स को देंगी, टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक, और तीसरा तरीका ये होता है कि ये एमएससी मॉलिक्यूल पे एमएससी क्लास 1 या क्लास 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कौन सा सेल्स है, उस पर टैग करके ये अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर दे, तो ताकि जो टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, उसको डायरेक्ट रिकॉग्नाइज कर सके और बी सेल एक्टिवेट करके फिर एंटीबॉडी बना सके। ये 3 तरीके हो गए। ठीक, जबकि ये सबसे अच्छा एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है नेचुरल किलर सेल्स पे। अगर एमआरएनए वैक्सीन्स को अगर नेचुरल किलर सेल ने अंदर लिया तो वो उसको अच्छे से प्रोसेस करके एमएससी मॉलिक्यूल को अटैच कर देगा और ये इनेट और एडैप्टिव इम्यूनिटी दोनों एक्टिवेट करेगा। और एक यूनिक चीज़ है नेचुरल किलर सेल्स की, यू एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स दोनों उस पर होते हैं। तो नीचे कमेंट करके आप ये बताएं अगर आपको पता है कि एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल किस पे प्रेजेंट होते हैं और एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स किस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जैसे एमएससी और पेप्टाइड टैग करके इसने प्रेजेंट कर रहा है और टी सेल ने इसको लिया, फिर बी सेल टी सेल रिकॉग्नाइज किया, बी सेल एक्टिवेट किया और एंटीबॉडीज बनाई। तो ये एक इसमें ये भी वीवर से एक अलग ही प्रोसेस है, एक पूरा वे भी वास्ट है। तो हम लोग इम्यूनिटी पे पूरा एक लेक्चर अलग से सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया कि हमारे वैक्सीन काम कैसे करती हैं। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।